परीक्षा रिफ्रेशर ऑनलाइन लॉ क्लासेस को आप क्यों ज्वाइन करें। पिछले 1 साल का ऑनलाइन लॉ क्लासेस का रिकॉर्ड रहा हमारा, वो अगर आप देखें तो 110 स्टूडेंटों ने बिहार के एपीओ के लिए क्लास लिया, उसमें से 55 स्टूडेंटों ने फाइनल सिलेक्शन लिया। सर आई एम ग्लैड कि मुझे तब पता चला, राइट टाइम पे पता चला। उसके बाद से आपने बहुत अच्छा गाइड किया, मेंस में भी, इंटरव्यू में भी, स्टेप बाय स्टेप सर। तो वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल था सर। और ये 32वीं न्यायिक सभा भी सर के ही मार्गदर्शन में दिया। और इससे पहले हम बिहार एपीओ में सिलेक्शन हो चुका था पिछले ही साल अंतिम रूप से, और अच्छे रैंक से मेरा सिलेक्शन हुआ था। और उसके लिए भी सर से ही मैंने पूरी कोचिंग ली थी। का पूरा सहयोग रहा हर स्टेज पर। सर ने सर की वो क्लासेस जो भी थी उन्होंने उसमें हमें समझाया गया किस तरीके से हमको अच्छे से अच्छा और धीरे धीरे करके अपने आंसर देने, और जो पूछा जाए सिर्फ वही तक का आंसर देना, ज्यादा अपना शो नहीं करना। रिक्वायरमेंट थी। ऑल्दो मैं दिल्ली में होते हुए भी, दिल्ली में भी काफी सारे थे, लेकिन मैं उन्हें अप्रोच नहीं कर पाया या मुझे नहीं पता। लेकिन कोइंसिडेंटली यूट्यूब में मैं आपकी काफी वीडियोस थी सर जो पहले से वॉच करता था, और मुझे लगा कि वहां से आपके यहाँ से मुझे जो गाइडेंस मिलेगी, जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था सर, बिल्कुल 100% ज्यादा ही मिला। और ये सफलता जो मुझे मिली है, इसके लिए मैं ईश्वर का तो धन्यवाद दूंगी ही, साथ साथ आपका भी एक सहयोग रहा है मेरी इस सफलता में। तो मैं आपको भी बहुत मतलब दिल से आभार प्रकट कर रही हूँ। थैंक यू ऋचा जी, थैंक यू। परीक्षा रिप्रेशर सर से पूरी तरह से इसमें गाइड ले, जहाँ कोई प्रॉब्लम हो हमारे सर बताने के लिए एनी टाइम तैयार हैं। उनकी काफ़ी बुक्स वगैरह भी आ रही है, जिनको पढ़कर हम एक रणनीति बनाकर। मैंने ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन किया था, मैं सर की सफलता और साथ साथ मेरी भी सर की उपलब्धि के कारण मेरी सफलता हासिल हुई है। इसके लिए मैं सर के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। सोचा कि अब क्या किया जाए, तो फिर इधर उधर मार्केट में बहुत जगह खोजने पे फिर सर के बारे में पता चला, परीक्षा लॉ रिफ्रेशर के बारे में पता चला। सर को 31 ईयर्स का एक्सपीरियंस है अपने बच्चों को पढ़ाने का। सर से मैं जुड़ा थी, फिर आपने मुझे डांटा भी कि उलझुल बातों में दिमाग मत लगाओ, अपना तैयारी ऑनेस्टी से करो, सिलेक्शन हो जाएगा। उलझुल बातों पे ध्यान दोगे, बहुत रूमर फैलते हैं, ऐसा होता है वैसा होता है, उस चक्कर में कुछ नहीं रखा है। तो आपका जो डांट पड़ा सर, उससे भी अच्छा लगा सर। तो अच्छे तरीके से सर के गाइडलाइंस में गहन अध्ययन किया, और प्रॉपर जो प्रीवियस ईयर का मेंस का जो था पैटर्न उसको मैंने फॉलो किया, और बारीकी से क्वेश्चंस को अध्ययन किया। जो 6 नए एक्ट जोड़े गए थे उसके लिए सर से ही मैंने लिया, और सर के गाइडलाइंस में उसको भी पढ़ा। इस इंस्टीट्यूट के द्वारा जो आप लोग के लिए क्लास ली जाती है, उसमें फीस बहुत ही नॉमिनल है। इतनी नॉमिनल फीस है कि बड़े बड़े इंस्टीट्यूट की कुल 10% फीस को लिया जाता है, जिसमें आप लोग को प्री की, मेंस की, इंटरव्यू की तीनों तैयारी कराई जाती है। मेंस में आपको क्वेश्चन आंसर लिखवाए जाते हैं एग्जाम ओरिएंटेड, और आपको कोई प्रिंटेड नोट्स वगैरह नहीं दिए जाते हैं। देखिए, आज से आप लोग को जो है, जो सीपीसी हमने आप लोग को पढ़ाया है उसका रिवीजन कराएंगे, और ये जो रिवीजन होगा 2 पार्ट पे होगा। पहला पार्ट आज होगा, सेकंड पार्ट कल होगा। और ये रिवीजन वाला वीडियो आप लोग क्लास ख़त्म होने के बाद जब आप लोग को मिलेगा, इसको 1 बार 2 बार देखकर आप लोग अपने अपने नोट्स में इसको पूरा फाइनल बना लीजिएगा। क्योंकि अगर आपने ये रिवीजन वाला वीडियो समझ गए, पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकेंड, तो फिर वो प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको कभी भी सीपीसी में कोई भी चीज़ समझने के लिए। क्योंकि इसमें हम शुरुआत से लेकर लास्ट तक की सारी बेसिक चीज़ें बता देंगे, और फिर आप लोग को ये हर समय, चाहे वो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम हो चाहे, ठीक है। तो हम लोग चलिए आज स्टार्ट करते हैं अपना सीपीसी का रिवीजन नंबर फर्स्ट। देखिए, आप लोग को ये बताया गया था कि जो सीपीसी है पार्ट में बटी हुई है। एक पार्ट को हम लोग कहते हैं सेक्शन, और दूसरे पार्ट को हम लोग कहते हैं ऑर्डर। जो सेक्शन है 158 है, और जो ऑर्डर है वो 51 है। तो पहले तो एक चीज़ हम लोग ये देख लें कि जो सिविल सूट होता है वो 4 प्रकार का होता है। सिविल सूट, तो जो सिविल सूट 4 प्रकार के होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, इसको हम लोग एक एक करके देखेंगे। देखिए, सबसे पहले होता है जनरल सूट। जनरल सूट, जनरल सूट, जनरल सूट के बाद फिर जो दूसरा सूट होता है इसको हम लोग बोलते हैं स्पेसिफिक सूट। दूसरे सूट को हम लोग बोलते हैं स्पेसिफिक सूट, विशिष्टवाद। स्पेसिफिक सूट। देखिए, जो जनरल सूट है इसके लिए हमको क्या करना है कि सेक्शन नंबर 26 ऑर्डर
CPC का 1, 2, 4, 7 जो स्पेसिफिक सूट है इसके लिए हमको सेक्शन नंबर 79, 80 और ऑर्डर 27। तीसरा हम लोग का सूट होता है इंटर प्लीडेड सूट। इंटर प्लीडेड सूट जिसको हम लोग कहते हैं अंतर अभिवचनीवाद। इंटर प्लीडेड सूट इसमें हम लोग को पढ़ना है सेक्शन नंबर 79, 80, 79, 80 और ऑर्डर पढ़ना है 35। इसके बाद डियर स्टूडेंट चौथा हम लोग का सूट होता है जिसको हम लोग कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव सूट, प्रतिनिधिवाद। रिप्रेजेंटेटिव सूट, रिप्रेजेंटेटिव सूट। जो रिप्रेजेंटेटिव सूट है उसमें कोई सेक्शन नहीं है बल्कि ऑर्डर नंबर 1 रूल फर्स्ट, ऑर्डर 1 रूल 8। तो देखिए जो 4 प्रकार का सूट होता है जिसको हम लोग पहले कहते हैं जनरल सूट, इसके लिए केवल ये करना पड़ता है कि जो विक्टिम होता है जिसके लीगल राइट ब्रीच होते हैं वो प्लेंटिफ बनता है और 2 कॉपी में वो अपने प्लेंट को फाइल करता है। ऑर्डर 7 में ये बताया गया है कि इसके जो जनरल सूट होंगे उसके कंटेंट्स क्या होंगे, किन किन बातों को हम लोग अपने जनरल सूट में लिखेंगे। देखिए स्पेसिफिक सूट है तो कुछ इसका मैटर कुछ टेक्निकल होगा। स्पेसिफिक सूट के लिए ये कहा गया है कि हम जब कभी स्टेट को पार्टी बनाते हैं, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, तो हम लोग पहले उसको एक लीगल नोटिस भेजते हैं। और किस चीज़ की लीगल नोटिस देंगे? लीगल नोटिस देंगे सेक्शन 80, धारा 80 की हम लोग पहले नोटिस देंगे, ठीक। और नोटिस देने के 2 महीने तक हम लोग को इंतज़ार करना होगा, वेट करना होगा। क्या वेट करना होगा? अगर स्टेट ने हम लोगों को प्रॉपर आंसर दे दिया, हमारे जो लीगल राइट है ब्रीच है वो ठीक कर दिया, तब हम सिविल सूट नहीं लाएंगे। लेकिन अगर स्टेट ने 2 महीने के अंदर हम लोग का लीगल राइट जो ब्रीच हुआ है नहीं ठीक किया, या उसने ठीक तो किया लेकिन हम सेटिस्फाई नहीं है, या 2 महीने के अंदर उसने कोई प्रॉपर आंसर नहीं दिया, तब हम क्या कर सकते हैं? सिविल सूट फाइल कर सकते हैं। जब इतना प्रोसेस हम अडॉप्ट कर लेंगे तब हम सिविल सूट जो फाइल करेंगे वो जनरल सूट की तरह, यानी कि सेक्शन नंबर 26 वाले ही बात को हम लोग फाइल करेंगे। तो देखो जो स्पेसिफिक सूट है वो सेक्शन 79, 80 और ऑर्डर 27, ऑर्डर 27 में ये दिया गया है। तीसरा होता है इंटर प्लीडेड सूट। इंटर प्लीडेड सूट, इंटर प्लीडेड सूट क्या होता है? अंतर अभिवचनीवाद, सेक्शन 88 ऑर्डर 35, सेक्शन 88 ऑर्डर 35। देखो जो इंटर प्लीडेड सूट होता है पे जो विक्टिम होता है यानी जो प्लेंटिफ होता है वो एक फॉर्मल होता है, फॉर्मल होता है औपचारिक रूप में। फॉर्मल इन द सेंस होता है वो केवल कोर्ट से ये रिक्वेस्ट करता है कि मेरा कोई राइट्स वगैरह नहीं है, मेरा कोई लीगल राइट ब्रीच नहीं हुआ है, मैं केवल इसलिए सूट लाया हूँ, मेरे ऊपर कोई ऑब्लिगेशन आ गया है, मेरे ऊपर कोई आभार आ गया है, तो मैं चाहता हूँ कि ये ऑब्लिगेशन मैं कोर्ट की कॉग्निजेंस में ला दूँ, मैं कोर्ट के संज्ञान में ला दूँ। इसके बाद जो 2 या 2 से अधिक लोग उस प्रॉपर्टी को लेकर, उस कैश या काइंड्स को लेकर विवाद कर रहे हैं, आगे सूट उन्हीं के बीच में चलाया जाए। मैं केस से अपने को विड्रॉ कर ले रहा हूँ, मैं केस से अपने को वापस कर ले रहा हूँ, और जो फॉर्मल प्लेंटिफ होता है वो फर्स्ट डेट पर जैसे केस एक्सेप्ट हो जाता है कोर्ट के द्वारा, वो अपने को विड्रॉ कर लेता है। उसका केवल इतना इंटरेस्ट रहता है कि जब फ्यूचर में ये केस डिसाइड होगा, 2 प्लेंटिफ के बीच में जो चलेगा, अब आगे जो भी जीतेगा, जो भी डिक्री होल्डर बनेगा, उससे मुझे केवल आप दिलवा देना मेरा खर्चा, जो मैं इंटर पीरियड सूट लाने में पैसे को खर्च किए हैं वो पैसा मुझे दिलवा देना, बाकी मेरा कोई इंटरेस्ट। तीसरा होता है रिप्रेजेंटेटिव। देखो जो रिप्रेजेंटेटिव सूट है ऑर्डर फर्स्ट रूल 8, ऑर्डर फर्स्ट रूल 8 में हम लोग पढ़ते हैं रिप्रेजेंटेटिव सूट। रिप्रेजेंटेटिव सूट के लिए ये ज़रूरी है कि 2 और मोर देन 2 पर्सन होने चाहिए, 2 या 2 से अधिक व्यक्ति होने चाहिए, तभी कोई रिप्रेजेंटेटिव सूट आएगा, अदरवाइज रिप्रेजेंटेटिव सूट नहीं आएगा। पहली चीज़, जो रिप्रेजेंटेटिव सूट होता है पार्टीज तभी ला सकती है जब कोर्ट उसकी परमिशन दे दे।
अगर कोर्ट परमिशन दे देती है कि आप रिप्रेजेंटेटिव सूट ला सकते हो, तब लाया जा सकता है। ये प्लेंटिफ के द्वारा भी लाया जा सकता है, डिफेंडेंट के द्वारा भी लाया जाता है। वादी भी ला सकता है और प्रतिवादी भी ला सकता है। रिप्रेजेंटेटिव सूट में सम्मन की कॉपी भिजवाना ज़रूरी नहीं होता। रिप्रेजेंटेटिव सूट में जो सूट होता है, उसका जो सम्मन होता है, उसको पब्लिक नोटिस के फॉर्म में दिया जाता है। पब्लिक नोटिस का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, जो भी सिस्टम है, उसमें आप उस नोटिस को पब्लिश कर दीजिए और जो इसका खर्चा आएगा, वो खर्चा वो पार्टी देगा जिसने पब्लिक नोटिस को पब्लिश कराया है। तो ये चीज़ 3-4 चीज़ ध्यान रखना। इसमें सम्मन का कंप्लायंस करना ज़रूरी नहीं होता। इसमें केवल पब्लिक नोटिस के थ्रू हम लोग अपनी बात को कोर्ट के सामने रख सकते हैं। अब देखिए, जो ये 4 प्रकार के सूट हैं, इसमें ये कहा गया है कि जब हम लोग कोई सूट फाइल करते हैं, किसी भी प्रकार का सूट, तो 2 कॉपी में हमारी प्रिंट होनी चाहिए। हमारी जो प्रिंट होगी वो 2 कॉपी में होगी, एक ओरिजिनल होगी, एक उसकी जो है सेकंड कॉपी होगी। जब हम लोग कोर्ट में अपने प्रिंट को फाइल करते हैं, तो कोर्ट क्या करती है, फर्स्ट डेट पर 3 काम करेगी। पहला, प्रिंट को एडमिट कर ले, वादी के वाद पत्र को स्वीकार कर ले। दूसरा, प्रिंट को रिटर्न कर दे, वापस कर दे, किसको, प्लेंटिफ को। तीसरा, प्रिंट को रिजेक्ट कर दे। 3 चीज़ें ध्यान रखिएगा। अगर प्लेंटिफ अपने प्लेंट को लाता है तो कोर्ट के पास 3 ऑप्शन है, या तो वो प्लेंटिफ के प्लेंट को एडमिट कर ले, या रिटर्न कर दे, या डिसमिस कर दे। वाद पत्र को स्वीकार कर ले, वाद पत्र को वापस कर दे, या वाद पत्र को खारिज कर दे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे रिटर्न। रिटर्न का सेंस होता है कि अगर प्लेंटिफ ने जो प्लेंट को फाइल किया है वो ऐसे कोर्ट में फाइल किया है जो जुरिस्डिक्शंस नहीं रखता, जिसको अधिकारिता प्राप्त नहीं है, तो जो कोर्ट होती है वो प्लेंटिफ को डायरेक्शन देती है कि भाई जो आपने सूट मेरे सामने फाइल किया है ये मेरे जुरिस्डिक्शंस में नहीं आता है, आप अपना पूरा ओरिजिनल सूट वापस ले लो और जाके ऐसे कोर्ट में आप फाइल करो जिस कोर्ट को क्या हो, जुरिस्डिक्शंस, जिस कोर्ट को जुरिस्डिक्शंस हो। तो रिटर्न ऑफ द प्लेंट का मतलब ध्यान रखिएगा, ये समझ जाइएगा। रिटर्न ऑफ द प्लेंट का मतलब होता है कि प्लेंटिफ के प्लेंट की ओरिजिनल कॉपी, तो दोनों कॉपी है, फर्स्ट कॉपी और सेकंड कॉपी, दोनों जो होता है वो प्लेंटिफ को वापस कर दिया जाता है ताकि प्लेंटिफ उसको यूज़ कर सके, ये प्लेंटिफ का प्लेंट ख़राब ना हो। अदरवाइज अगर कोर्ट अपने पास रख लेगी तो प्लेंटिफ का प्लेंट ख़राब हो जाता है। तो जो ये कोर्ट इस काम को करती है वो किस ऑर्डर में करती है, प्लेंटिफ प्लेंट को जो रिटर्न करता है किस ऑर्डर में करता है, ऑर्डर 7 रूल 10। दूसरा काम होता है कि प्लेंटिफ ने प्लेंट को डिसमिस कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। और रिजेक्ट किस लिए कर दिया कि प्लेंटिफ ने अपने प्लेंट में कॉज ऑफ एक्शन नहीं बताया, प्लेंटिफ ने अपने प्लेंट में रेमेडीज़ नहीं मांगी, प्लेंटिफ ने अपने प्लेंट में स्टैम्प जो लगाया वो कम वैल्यू का लगाया, प्लेंटिफ ने अपने प्लेंट में सब कुछ किया, ऑन ओथ अपना सिग्नेचर नहीं किया। तो अगर ये सब चीज़ें रहती है तो कोर्ट क्या करती है, ऑर्डर 7 रूल 11 में प्लेंटिफ के प्लेंट को रिजेक्ट कर दे। प्लेंटिफ के प्लेंट का रिजेक्ट का मतलब ये होता है कि अब प्लेंट की जो कॉपी है वो चली जाती है कहाँ पर, कोर्ट के ऑफिस में, ये वापस चली जाएगी और रिकॉर्ड रूम में रख दी जाएगी, वो प्लेंटिफ को नहीं मिलेगी, वो प्लेंटिफ को नहीं मिलेगी। तीसरा, प्लेंटिफ ने अपने प्लेंट को प्रॉपर रूप में फाइल किया, सारी फॉर्मेलिटीज़ को पूरा किया और कोर्ट ने सुना, सुनने के बाद प्लेंट को एडमिट कर लिया, जिसको कोर्ट अपने ऑर्डर शीट में लिखता है, वादी के वाद पत्र को देखा, वादी के अधिवक्ता को सुना और वादी का वाद पत्र स्वीकार किया। अगर ऐसी कंडीशन आती है तो कोर्ट जो होती है जिस डेट पर प्लेंट को एडमिट करती है 7 डेज का टाइम देती है, 7 दिन का समय। 7 दिन का समय किसको देती है, प्लेंटिफ को, वादी को। आप अपने जो प्लेंट हमने आपका एडमिट कर लिया है
इसकी जो कॉपी है वो भिजवाना है किसको? डिफेंडेंट को, प्रतिवादी। आप अपना खर्चा जमा कर दो, कास्ट जमा कर दो। आप अपने प्लेंट की कॉपी डिफेंडेंट को कैसे भिजवाओगे? या कोर्ट के एम्प्लाई के द्वारा, स्पीड पोस्ट के द्वारा, कोरियर सर्विसेज के द्वारा, जो भी सिस्टम, या आप स्वयं कंप्लायंस कराओगे, आप खुद ले जाके डिफेंडेंट को आप रिसीव कराओगे। तो ये 7 दिन का समय है। ये 7 दिन जो है आप लोग के प्रीलिम्स में आता है मिनिमम और मैक्सिमम, न्यूनतम या अधिकतम। आपका आंसर लगेगा अधिकतम। न्यूनतम, मिनिमम, 7 दिन के भीतर किसी दिन सर दे सकते हैं। 7 दिन के भीतर न्यूनतम सेम डे। कोर्ट ने अलाउ किया, आपने कहा कि यह कास्ट मैं लेके खड़ा हूँ, मेरा कास्ट आप जमा कर लो। प्लेंटिव तो वो व्यक्ति होता है जो जल्दी से जल्दी उपचार चाहता है, ठीक। तो मिनिमम ध्यान रखिएगा सेम डे, मैक्सिमम मिनिमम सेम डे और मैक्सिमम 7 डे। जब ये 7 दिन के अंदर खर्चा जमा हो जाता है तो कोर्ट क्या करती है कि प्लेंट की कॉपी और अपना सम्मन, कोर्ट अपने प्लेंट की कॉपी और अपना कोर्ट का एक सम्मन उस प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स के द्वारा जारी किया जाता है जिसने प्लेंट को एडमिट किया है, जिसमें वो अपना सिग्नेचर करता है, अपनी सील लगाता है, डेट डालता है और प्लस डिफेंडेंट को डायरेक्शन देता है आप इस कॉपी के मिलने के बाद अपना जवाब लगाइए। ये करके वो डिफेंडेंट को भिजवा दिया जाता है। अब किस दिन डिफेंडेंट को ये प्लेंट की कॉपी मिले, प्रतिवादी को जिस दिन वाद पत्र की कॉपी मिले, तो डिफेंडेंट को ये कहा गया है कि नॉर्मल कंडीशन में 30 डेज, एक्सेप्शनल कंडीशन में 30 + 60 = 90 डेज। एक्सेप्शनल कंडीशन में 30 दिन जो मिला है वो तो मिला ही रहेगा, 60 डे और इंक्रीज कर दिया जाएगा और वो हो जाएगा टोटल 30 + 90 = 30 + 60 = 90। 90 दिन के अंदर डिफेंडेंट को अपना जवाब देना। जो डिफेंडेंट अपना जवाब देता है, ऑर्डर 8 रूल फर्स्ट, ऑर्डर 8 रूल फर्स्ट में डिफेंडेंट अपना जवाब देता है। तो कब समय आ गया, सारे ऑर्डर याद करो, सारे रूल्स याद करो, सब याद करो। जो डिफेंडेंट का जवाब होगा 2 पार्ट में हो, पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकेंड। पार्ट फर्स्ट में डिफेंडेंट को कहा गया है कि प्लेंटिफ के प्लेंट की कॉपी जो आपको मिली है, प्लेंटिफ ने अपने प्लेंट को जितने पैराग्राफ में ड्राफ्ट किया है, 10 पैराग्राफ, 15 पैराग्राफ, 20 पैराग्राफ, एक एक का इंडिविजुअल आंसर दी। कोई पैराग्राफ आप छोड़ नहीं सकते। जो पैराग्राफ आपको एक्सेप्ट हो, स्वीकार हो, लिख दो एडमिटेड या स्वीकार है। जो पैराग्राफ आपको नहीं स्वीकार है, आप लिख दो इनकार है, डिनाई कर रहे हैं। लेकिन आंसर आपको अगर 25 पैराग्राफ में प्लेंट को ड्राफ्ट किया गया है तो 25 का आंसर दोगे। ये तो है WS का पार्ट नंबर फर्स्ट। WS का पार्ट नंबर सेकंड कहता है कि डिफेंडेंट चाहे तो एडिशनल स्टेटमेंट दे दे। एडिशनल स्टेटमेंट, मुझे और कुछ भी कहना है, मुझे अपने मामले में और कुछ भी कहना है। ये ध्यान रखो, अगर डिफेंडेंट अपने मामले में और कुछ कहना चाहता है, डिफेंडेंट ये कहता है कि जो ये डिमांड कर रहे हैं कि क्या नाम है, इनको रेमेडीज दिलाया जाए, इसका एक्चुअल हकदार मैं हूँ, इसका एक्चुअल हकदार मैं हूँ। तो ऑर्डर 8 रूल 6A, ऑर्डर 8 रूल 6A में डिफेंडेंट को ये राइट्स दिया गया है, आप क्या करो, काउंटर क्लेम लगा दो। काउंटर क्लेम, प्रतिवादी द्वारा प्रति दावा। तो जो डिफेंडेंट है वो ऑर्डर 8 रूल 6A में क्या करेगा, काउंटर क्लेम। अब डिफेंडेंट ने क्या किया, प्रतिवादी ने अपना जवाब लगाया ऑर्डर 6 रूल 1 में, और इसके साथ अगर उसको कोई काउंटर क्लेम फाइल करना है तो वो काउंटर क्लेम ऑर्डर 8 रूल 6A में फाइल कर दे। अब ये मैटर आ जाएगा कोर्ट में। अब ये जब मैटर कोर्ट में आ जाएगा तो कोर्ट को ये बोला गया है कि प्लेंटिफ के प्लेंट की ओरिजिनल कॉपी आपके पास पहले से है। प्लेंटिफ ने जो अपना प्लेंट फाइल किया था उसकी जो ओरिजिनल कॉपी आपके पास पहले से है। जिस दिन आपको डिफेंडेंट का WS मिले उस दिन से 14 डेज, उस दिन से 14 दिन के अंदर आप क्या करोगे, इश्यूज फ्रेम करो, वाद बिंदु की विरचना। ऑर्डर 14 रूल फर्स्ट, ऑर्डर 14 रूल फर्स्ट
आदेश 14 रूल 1 में इश्यूज को फ्रेम करोगे। देखो इश्यूज में ये कहा गया है, अगर जो बातों पर दोनों पक्षकार एग्री है, जिन जिन बातों पर दोनों पार्टीज एग्री है, वो इश्यूज नहीं बनती, उन बातों को इश्यूज में नहीं लिया जाता। जिन जिन बातों पर दोनों पक्षकारों के बीच में क्या है, विरोधाभास है, कंट्राडिक्शन है, उस पर कोर्ट क्या करेगी, इश्यूज बनाएगी। और जो इश्यूज बनाएगी, इशू नंबर फर्स्ट, इशू नंबर सेकंड, इशू नंबर थर्ड, इशू नंबर फोर्थ, वाद बिंदु संख्या 1, वाद बिंदु संख्या 2, वाद बिंदु संख्या 3, वाद बिंदु संख्या 4, 5, 6, जितने भी डिस्प्यूटेड पॉइंट है सब बनाए जाएंगे इशू ऑर्डर 14 रूल फर्स्ट में। आदेश 14 के रूल फर्स्ट में एक एक चीजों के इश्यूज को बनाए जाएंगे। ठीक है, इश्यूज बनाने के बाद जब इश्यूज बन जाता है तो कोर्ट ये देखती है कि अगर दोनों के बीच में कोई विवाद नहीं है, ध्यान समझते चलो, अगर दोनों पक्षकारों के बीच में कोई विवाद नहीं है, कोई इश्यूज नहीं बने, तो ऑर्डर 15 आदेश 15 में कोर्ट क्या करती है, फिर उस सूट को जो है डिसमिस कर दे। तो कोई विवादे नहीं है तो आगे इसमें तो फर्स्ट हियरिंग के डेट पर उसको कोर्ट को पावर है कि उस सूट को आप डिसमिस कर दीजिए जब लोगों में डिस्प्यूट नहीं है। लेकिन अगर दूसरे तरफ कोर्ट को लगता है कि नहीं, वाद बिंदु है, दोनों के बीच में विवाद है, मेरे द्वारा इश्यूज बनाए गए हैं, तब कोर्ट को कहा गया है ऑर्डर नंबर 16 आदेश 16 का अनुपालन करिए, कंप्लायंस ऑफ द ऑर्डर 16 बाय कोर्ट। कोर्ट को बोला गया कि ऑर्डर 16 में आप पार्टीज को ये डायरेक्शन दीजिए, पार्टीज का मतलब है प्लेंटिफ और डिफेंड, लिस्ट फाइलिंग द लिस्ट ऑफ द विटनेसेस, आप लोग अपने साक्ष्यों की सूची को दाखिल करें, आप लोग अपने साक्ष्यों की सूची को दाखिल तो ये 15 दिन का समय दिया गया है, ध्यान रखिएगा, 15 दिन के अंदर दोनों को यानी प्लेंटिफ को भी डिफेंडेंट को भी अपने लिस्ट ऑफ द विटनेसेस को फाइल कर देना होगा। जो विटनेसेस की लिस्ट फाइल होगा इसमें ओरल एविडेंस देने वाले लोगों का नाम, डॉक्यूमेंट्री के रूप में जो आप प्रोड्यूस करना चाहते हैं उसका नाम, सब आपको देना पड़ेगा। और उसका आंसर है जो 7 प्रकार से हम लोग एविडेंस दे सकते हैं, उनमें से आप जो यूज़ करना चाहते हैं, ओरल, मौखिक साक्ष्य, सरकमस्टांशियल एविडेंस, परिस्थिति जन्य साक्ष्य, हियरसे एविडेंस तो हम लोग कहते हैं अनुश्रुत साक्ष्य, सुनी सुनाई गवाही, रियल एविडेंस, भौतिक साक्ष्य, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, दस्तावेजी साक्ष्य, प्राइमरी एविडेंस, प्राथमिक साक्ष्य, सेकेंडरी एविडेंस, द्वितीयक साक्ष्य, 7 प्रकार के साक्ष्य। आपको ये तय करना है कि हम 7 में से किनको किनको यूज करना चाहते हैं, उनको आप कोर्ट में बता दोगे, उनको आप क्या करोगे, कोर्ट में आप बता दोगे मुझे ये चीज़ प्रस्तुत करना है, तो आपको ऑर्डर 16 के अंतर्गत ये पूरी लिस्ट कोर्ट में फाइल कर देनी। जब विटनेसेस की लिस्ट कोर्ट में आ जाती है तो अब कोर्ट क्या करती है, सिविल ट्रायल को स्टार्ट करती है। अब कोर्ट क्या करती है, सिविल ट्रायल को स्टार्ट करती है। जब सिविल ट्रायल स्टार्ट होता है, सिविल ट्रायल की स्टार्ट का सबसे पहले नंबर होता है एग्जामिनेशन। जैसे आप लोग रोज क्लास लेते हो, रोज आप लोग पढ़ते हो, सेल्फ स्टडी करते हो, एक दिन आपका क्या होगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम का टेस्ट। जब आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम का टेस्ट होगा जुडिशरी का, एपीओ का, तो आप लोग का सबसे पहले लिया जाएगा प्रीलिमिनरी एग्जाम, प्रारंभिक परीक्षा, फिर आपका लिया जाएगा मेंस एग्जामिनेशन, मुख्य परीक्षा, फिर तीसरा आपका लिया जाएगा पर्सनालिटी टेस्ट जिसको आप लोग कहते हैं इंटरव्यू। अगर आप ये तीनों एग्जाम को क्वालिफाई कर लेंगे, इसके बाद आप क्या हो जाओगे, जुडिशियल ऑफिसर्स के रूप में, एपीओ के रूप में आप सेलेक्ट, तो आप लोग को इसी प्रकार सिविल ट्रायल में सबसे पहले होगा एग्जामिनेशन। क्वेश्चन ये उठता है एग्जामिनेशन किसका होगा, एग्जामिनेशन उस व्यक्ति का होगा जिसके ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ, जिसके ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ है। सिविल केसेस में जो बर्डन ऑफ प्रूफ होता है वो किस पर होता है, प्लेंटिफ, वादी पर। ठीक, देखो हम लोग को अपने सीपीसी के साथ जो एविडेंस एक्ट है उसको सबको हमको कोरिलेट करके पढ़ना है। तो सबसे पहले जो बर्डन ऑफ प्रूफ होता है
वो होता है किसके ऊपर? प्लेंटिफ के ऊपर। तो सबसे पहले प्लेंटिफ का एग्जामिनेशन इन, और जो एग्जामिनेशन होता है उसके भी कई काइंड्स हैं। एग्जामिनेशन इन चीफ, क्रॉस एग्जामिनेशन, री एग्जामिनेशन, जरूरत पड़ेगी तो री क्रॉस एग्जाम। हमने आप लोग को बताया यूडियन सेट में अब चौथा वाला भी है, 4 है। एग्जामिनेशन इन चीफ, क्रॉस एग्जामिनेशन, री एग्जामिनेशन, री क्रॉस एग्जाम, 4 हैं। तो ये चारों पहले अप्लाई किया जाएगा प्लेंटिफ के ऊपर। फिर इसके बाद प्लेंटिफ ने जो 15 प्रकार के जो अपने विटनेसेस की लिस्ट फाइल किया है, 2 साक्षी, 3 साक्षी, 4 साक्षी, 5 साक्षी, उन सब का भी एग्जामिनेशन कर। जब ये एग्जामिनेशन कंप्लीट हो जाएगा प्लेंटिफ प्लस प्लेंटिफ के विटनेसेस, अब रिवर्स किया, अब डिफेंडेंट का नंबर आया, डिफेंडेंट का अब एग्जामिनेशन कराया जाएगा। वही एग्जामिनेशन इन चीफ, क्रॉस एग्जामिनेशन, री एग्जामिनेशन, री क्रॉस एग्जाम। इसके बाद जो डिफेंडेंट है उसने जो अपने साक्ष्यों की लिस्ट कोर्ट में प्रोड्यूस की थी, 2, 4, 5, 8, 10 जो भी प्रोड्यूस की थी, उन सब का भी पूरा एग्जामिनेशन कर। देखो जो एग्जामिनेशन होता है वो टाइम टेकन होता है। ट्रायल का ये हार्ट होता है, हृदय होता है, ये बहुत टाइम लेता है। जब ये पूरा प्रोसेस अडॉप्ट कर लिया जाता है तब कोर्ट क्या करती है कि अगली डेट लगाता है आर्गूमेंट। आर्गूमेंट, आर्गूमेंट का मतलब होता है बहस। ध्यान रखिएगा कि जो आर्गूमेंट होता है, जो बहस होता है, इसमें पार्टी से कोई लेना देना नहीं, पक्षकारों से कोई भी लेना देना नहीं रहता। इसमें जो पक्षकारों के एडवोकेट होते हैं, प्लेंटिफ के एडवोकेट, और वो क्या करते हैं, अपने अपने क्लाइंट के फेवर में, केस के फेवर में रीजन कोर्ट के सामने प्रस्तुत करते हैं, तर्क प्रस्तुत। जैसे बोलचाल में आप लोग सुनते होंगे, लोग कहते हैं बड़ा बहस करते हो, तो वो क्या करेंगे, आर्गूमेंट करेंगे। प्लस इसके बाद अगर उन एडवोकेटों के पास ऑनरेबल हाई कोर्ट या ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का कोई केस लॉज है, कोई न्याय निर्णय है, कोई प्रेसिडेंट है, तो वो ट्रायल कोर्ट के सामने, कि जो ये ट्रायल चल रहा है, इस केस से संबंधित मेरे पास ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का केस है, जिसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है प्लेंटिफ के फेवर में, क्योंकि मैं इस केस में प्लेंटिफ है, मुझे भी इसका रिलीफ दिया। रिलीफ दिया जाए कि न दिया जाए, ये कोर्ट की अपनी डिस्क्रिशनरी पावर, ये ध्यान रखिएगा। जो प्रेसिडेंट है, जो न्याय निर्णय होता है, उस पर कोर्ट की अपनी डिस्क्रिशनरी पावर होती है। कोर्ट ये देखेगा सारी कंडीशन अगर फुलफिल हो रही है तभी वो केस ला पर डिसीजन देगा। अगर सारी कंडीशन फुलफिल नहीं है तो केस ला देने के बाद भी आपको फेवर में जजमेंट मिलने के चांसेस, ध्यान रखिए। जब ये पूरा आर्गूमेंट का चैप्टर क्लोज हो जाता है, तब कोर्ट सिविल ट्रायल में डेट लगाता है ऑर्डर रिजर्व। ऑर्डर रिजर्व, अब कोर्ट क्या करती है, कहती है हम कोई प्रोसीडिंग अब नहीं सुनेंगे, अब किसी प्रकार को हम नहीं सुनेंगे, हमने सब चांस आप लोग को दिया, अब हम क्या करेंगे, पूरी फाइल का इंस्पेक्शन, प्लेंट से लेकर, WS से लेकर, इश्यूज से लेकर, एग्जामिनेशन से लेकर, आर्गूमेंट से लेकर, प्रेसिडेंट वगैरह, केस लॉ वगैरह, सब का मैं खुद स्टडी। इसीलिए जजेस तुरंत जजमेंट नहीं देते। वकील साहब तो चाहते हैं कि तुरंत जजमेंट दे दें, लेकिन कोर्ट को बोला गया ऐसा नहीं, आप क्या करो, पहले पूरे केस की स्टडी करो। स्टडी करने के बाद आप ये देखो कि प्लेंटिफ ने जो प्लेंट में रेमेडीज की डिमांड किया, क्या वो अपनी उस रेमेडीज को कोर्ट में प्रूव्ड कर दिया, या नॉट प्रूव्ड है, या डिसप्रूव्ड। 3 शब्द है, प्रूव्ड, डिसप्रूव्ड, नॉट। दूसरी तरफ डिफेंडेंट ने अपने WS में कहीं कोई काउंटर क्लेम तो नहीं मांगा था, कहीं उस रेमेडीज की डिमांड डिफेंडेंट ने तो नहीं किया था। यदि किया था तो क्या डिफेंडेंट ने अपने WS के बाद अपने एग्जामिनेशन के दौरान क्या उस काउंटर क्लेम को प्रूव कर दिया, या डिसप्रूव किया, या नॉट प्रूव। ये चेक करने के बाद कोर्ट के पास 3 ऑप्शन, कोर्ट के पास सिविल ट्रायल का जजमेंट देते समय 3 ऑप्शन। क्रिमिनल केसेस में क्रिमिनल कोर्ट के पास 2 ऑप्शन। क्रिमिनल कोर्ट में तो सबसे पहले कोर्ट विचार करता है किस पे, एक्यूटल पर।
एक्यूटल, कि क्या एक्यूज पर्सन को एक्यूटल किया जा सकता है? सबसे पहले नहीं किया जा सकता तो क्या कन्विक्ट किया जा सकता? तो जो भी उसको देना होगा एक्यूटल और कन्विक्शन, बस, दोष मुक्त या दोषित। सिविल ट्रायल में अलग नियम। सिविल ट्रायल में सबसे पहले कोर्ट ये देखेगा कि जो कि सिविल सूट की शुरुआत किया था प्लेंटिफ ने। सिविल सूट में प्लेंटिफ ने क्या किया था? रेमेडीज मांगा था, 4 मांगा था, अप्रूव्ड कर दिया। प्रूव्ड कर दिया, सबके नाम बदल जाएंगे, फटाफट फटाफट सबके नाम बदलेंगे। प्लेंटिफ कहलाएगा डिक्री होल्डर, आज्ञप्तिधारी। डिफेंडेंट कहलाएगा जजमेंट डेटर, निर्णित ऋणी। और जो उपचार था, जो रेमेडीज था, उसका नाम हो जाएगा निर्णित ऋण, जजमेंट। ये तो हो गया अगर प्लेंटिफ ने प्रूफ कर दिया। दूसरा ये है कि प्लेंटिफ अपने केस को नहीं प्रूफ कर पाया, बट डिफेंडेंट ने अपने काउंटर क्लेम में जो डिमांड किया था उसको प्रूव कर दिया, तो डिफेंडेंट बन जाएगा डिक्री होल्डर। जो प्लेंटिफ है वो बनेगा जजमेंट डेटर, और जो काउंटर क्लेम में डिमांड किया था वो हो जाएगा जजमेंट डेट, निर्णित ऋण। तीसरा, प्लेंटिफ ने प्लेंट में डिमांड किया और डिफेंडेंट ने काउंटर क्लेम में डिमांड किया, बट दोनों के दोनों एग्जामिनेशन में अपनी अपनी बातों को प्रूव सिद्ध नहीं कर पाए। ऐसे केसेस में कोर्ट जो करती है वो सिविल सूट को डिसमिस कर देती है, और जब सिविल सूट डिसमिस हो जाता है तो ना कोई बनेगा डिक्री होल्डर, ना कोई बनेगा जजमेंट डेटर, वो केस अपने आप ऑटोमेटिक खत्म हो जाए। ये तो हो गया जजमेंट। देखो, सिविल केस में जजमेंट होने के बाद तुरंत जजमेंट का कंप्लायंस नहीं, तुरंत जजमेंट का कंप्लायंस नहीं होता। ऐसा नहीं कि कोर्ट ने अगर डिफेंडेंट को, प्रतिवादी को निर्णित ऋणी बना दिया तो प्रतिवादी तुरंत वो कैश और काइंड्स दे दे, ऐसा नहीं। 30 डेज का टाइम, 30 दिन का टाइम। इसका रीज़न क्या है कि जो सिविल सूट होता है, सिविल सूट होता है मनी से रिलेटेड, प्रॉपर्टी से रिलेटेड, टाइटल से रिलेटेड, ये होता है सिविल सूट। सिविल सूट जो होता है सेक्शन नंबर 9 में आप लोग को बताया गया है, या तो वो मनी से रिलेटेड होगा, या तो प्रॉपर्टी से रिलेटेड होगा, या तो टाइटल से रिलेटेड होगा। तो ये कहा गया कि जो मुकदमा हारा है, जो जजमेंट डेटर बना है, उसको एक रीजनेबल टाइम दे दो, ताकि जिस टाइटल पर वो बैठा हुआ है उस टाइटल्स को अपने को फ्री कर दे। मान लीजिए मकान मालिक किराएदार का झगड़ा है, किराएदार को कहा जाता है कि तुम मकान खाली करो। आज कोर्ट ने जजमेंट दे दिया 4 फरवरी, तो क्या 4 फरवरी को वो तुरंत मकान खाली कर देगा? पॉसिबल है? नो सर। उसके बच्चे कहीं पढ़ रहे हैं, उसके पास रहने का और कोई मकान का इंतज़ाम करना पड़ेगा, कहीं और किराए पे लेना पड़ेगा, या जो भी वो करना पड़ेगा। तो अगर तुरंत कहा जाए खाली करो, सड़क पर आ जाए, तो कॉन्स्टिट्यूशन की आर्टिकल 21 वायलेट होगा, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। अगर बाल बच्चों के साथ उसको सड़क पर उठा के फेंक दिया जाए तो उसका आर्टिकल 21 वायलेट होगा। तो क्या कोई भी न्यायालय आर्टिकल 21 को वायलेट करने का निर्णय दे सकता है? आपसे कहा गया कि 1 लाख रुपया कंपनसेशन दो, नहीं है तब 30 डेज का टाइम। इसीलिए 30 डेज का टाइम दिया जाता है जजमेंट डेटर को, आप 30 डेज के अंदर जो भी जजमेंट डेट है, निर्णित ऋण है, वो आप डिक्री होल्डर को दे दो। यहाँ पर डिक्री होल्डर को आप लोग को बताया गया कि सिविल सूट में डिक्री होल्डर को भी बहुत एक्टिव रहना पड़ता है, सचेत रहना पड़ता है। सर आवाज नहीं आ रही है। आवाज आ रही कि नहीं आप लोग को? आवाज आ रही है सर, आ रही है, आ रही है सर, पूरी आ रही है सर। आ तो रही है आवाज, क्यों डराते हो इससे? तो देखो, जो हमने आप लोग को बताया कि डिक्री होल्डर को भी बहुत एक्टिव रहना पड़ेगा, भले मुकदमा आप जीत गए हो। कैसे एक्टिव रहोगे? जिस दिन आप डिक्री होल्डर बने उसी दिन आप क्या करो कि जो अपीलेट कोर्ट है, जहां पर इस डिक्री की अपील होगी या जहां पर इस डिक्री का रिवीजन होगा, वहां पर आप इमीडिएटली मूव करिए और वहां पर कैविएट फाइल करिए, सेक्शन 140 कैविएट फाइल करिए। ठीक, जजमेंट डेटर को क्या बोला गया कि 30 डेज के अंदर आपके पास 2 ऑप्शन। अगर आप आगे विवाद को नहीं बढ़ाना चाहते तो आप क्या करोगे, जो जजमेंट डेट है, निर्णित ऋण है, कैश और काइंड्स,
उसको 30 दिन के भीतर ले जाके डिक्रीधारी को दे दो, डिक्री होल्डर को दे दो, मामला खत्म। लेकिन अगर जजमेंट डेटर को लगता है कि गलत रूप में मुझे जजमेंट डेटर बनाए, मेरे राइट्स को नहीं सुना गया, कोर्ट ने प्रॉपर एविडेंशियल वैल्यू नहीं निकाली मेरे सारे एविडेंस पर, तो जजमेंट डेटर के पास ग्राउंड्स है कि वो चला जाए अपील में या रिवीज, ठीक, अपीलेट कोर्ट। अब देखिए, अगर जजमेंट डेटर अपील या रिवीजन में जाता है, जिसके 90% से ज़्यादा चांस होते हैं, जो मुकदमा हारता है वो जल्दी देता है तो नहीं है, वो कहता है कि मैं फिर और लड़ूंगा। तो हमने आपको बोला कि डिक्री होल्डर को कहा गया कि आप एक्टिव रहो, तो आप उसके जाने के पहले, उसके अपील फाइल करने के पहले, उसके रिवीजन फाइल करने के पहले आप तुरंत दौड़ के चले जाओ और कैविएट लगा दो वहां पर। कैविएट का फायदा ये रहता है कि जब कभी जजमेंट डेटर अपील या रिवीजन में जाएगा अपीलेट कोर्ट में, अपीलेट कोर्ट क्या करेगा, उस अपील को सुनने के पहले, उसके रिवीजन को सुनने के पहले आपको नोटिस भेजेगा। किसको? कैविएटर को, कैविएट कर्ता को, जो डिक्री होल्डर था, कि आपके मामले में रिवीजन आई हुई है, आपके मामले में अपील आई हुई है, आप अपने एडवोकेट के थ्रू अपीयर होके रिवीजन और अपील पर अपना, तो जिस डेट पर रिवीजन या अपील की फर्स्ट हियरिंग होगी उस दिन ने अपील किया है, अपीलांट है, अपीलार्थी है और निर्णित रेडी, वो तो एडवोकेट के थ्रू जाएगा ही। आप जो आप कैविएटर हो, यानी जो आप डिक्री होल्डर हो, आप भी एडवोकेट के थ्रू कोर्ट में, जब आप भी अपीयर होगे कोर्ट में अपने एडवोकेट के थ्रू, आप उसके अपील को अपोज करोगे, आप उसके रिवीजन को अपोज करोगे? जी सर। करेंगे। पहले क्या था 1976 के पहले कि जो डिक्री होल्डर होता था, कैविएट का कोई प्रोविजन ही नहीं था, केवल जजमेंट डेटर के अपील ले जाने पर अपीलेट कोर्ट क्या करता था, उसी को सुनता था। और अगर हम किसी एक व्यक्ति की बात को सुनते हैं तो उसको हम लोग सही मान जाते। तो ये क्या प्रोविजन था, एक व्यक्ति को सुनकर अपील को एडमिट करना प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का वायलेशन। तो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस है प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत, वो ये कहता है कि हियरिंग द बोथ पार्ट। तो अपील के एडमिशन के समय आपने दोनों को सुना, एक ही को सुना था ना। तब हम लोग के सीपीसी में वेलफेयर स्टेट में जब हम लोग आए, तो हम लोगों ने सीपीसी में 97 और कैविएट फाइल, और ये कहा गया कि आप अपने कैविएट को जो फाइल करोगे ये 90 डेज तक एग्जिस्टेंस में रहेगी। जिस दिन पर आप कैविएट फाइल करोगे अपीलेट कोर्ट में या रिविजिव कोर्ट में, 90 दिन तक इसकी वैधता बनी, क्योंकि सिविल सूट में कोई भी अपील या रिवीजन 90 डेज के बाद नहीं, उतने दिनों के लिए आपको क्या कर दिया गया, कैविएट का वैलिडिटी बना दिया। इससे ये होता है, कैविएट जो होता है, इससे ये फायदा होता है कि जिस दिन वो अपील, देखो अपील या रिवीजन करने से हम जजमेंट डेटर को रोक सकते हैं? नो सर, उसका भी अधिकार नहीं रोक सकते, क्योंकि उसका लीगल राइट है। नो। अगर रोके तो हमारे ऊपर एक दूसरा केस हो जाए, इसलिए उसको जो करना है वो करेगा। इसलिए कभी कभी आप लोग को हम जीवन में, पर्सनल लाइफ में भी समझाते हैं, देखो जिसको जो करना है आप उसको रोक नहीं सकते। आपके अगेंस्ट किसी को क्रिमिनल सूट लाना आप रोक लोगे? आपके अगेंस्ट किसी को सिविल सूट लाना आप रोक लोगे? नो सर। अगर कोई फैमिली सूट ला, किसी को आप नहीं रोक सकते, क्योंकि सूट लाना लीगल। तो फिर हम क्या करें, हर सूट का सामना करें? तो उसके लिए प्रोटेक्शन बनाए। आपको लगता है कि मेरे खिलाफ कोई क्रिमिनल सूट लाएगा, एंटी करा। आपको लगता है कि हमारे खिलाफ कोई अपील आना चाहता है, कैविएट फाइल कर लो। प्रोटेक्शन दिया गया है लॉ में, न कि उससे लड़ने झगड़ने। आपको पता चला कि आपका पड़ोसी आपके खिलाफ एक सिविल सूट लाने वाला, आप गए पड़ोसी को दे दनादन लात जूता मारना, बोले कि अभी तो शुरुआत है, और जिस दिन प्लेट लाओगे उस दिन फाइनल हियरिंग करेंगे, ठीक है? नहीं सर, एक और मुकदमा लग जाएगा। अगर वो थाने चला गया तब एफआईआर लॉन्च हो जाएगी। हो जाएगा। फिर
अब क्या होगा? सिविल सूट लाएगा? नो सर अरे सिविल सूट वो तो लाना ला थोड़ी मतलब, सिविल सूट भी लाएगा और क्रिमिनल प्रोसीडिंग में आपको जेल भी भेज, और जो यस सर क्रिमिनल प्रोसीडिंग है उसमें आपको ज़्यादा एविडेंस की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको क्या करना है? आपको करना है कि अगर ओरिजिनल सूट लाना लाना चाहता है तो आप अपने WS की तैयारी, अगर वो अपील लाना चाहता है तो आप गेट फाइल कर दो। तो हम लोग के लॉ में क्या दिया गया? प्रोटेक्शन दिया गया, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं? इन चीज़ों का पालन कर सकते हैं, ठीक सर कैविएट को वाद वाद कहते हैं सर कि प्रार्थना पत्र है। प्रार्थना एप्लीकेशन, ये वाद नहीं है। वाद वो होता है, देखो, जो डिस्प्यूटेड पॉइंट पर लाए, सूट उसको बोलते हैं। यस एप्लीकेशन जो होती है एक नॉर्मल प्रोफार्मा होती है, ये इंटीमेट एक हम सूचना देने के लिए कोर्ट के सामने फाइल करते हैं। देखो ये जो है सिविल सूट का जो है, ये हमने आप लोग को पार्ट फर्स्ट बताया, ऐसे सिविल सूट प्रोसीड। सर हम लोग कैबिनेट को आवेदन बोल सकते हैं ना? आवेदन है, ये बोलना क्या है? और क्या बोलोगे? बकरी बिल्ली? नहीं प्रार्थना पत्र नो सर, मतलब एप्लीकेशन को ही साधारण प्रार्थना पत्र कहते हैं डियर। यस जी सर, एप्लीकेशन के मतलब हिंदी क्या वही है? साधारण बोलचाल। आवेदन प्रार्थना पत्र, आवेदन। कैविएट आवेदन है कि प्रार्थना पत्र है? प्रार्थना पत्र है सर प्रार्थना प्रार्थना पत्र है सर। प्रार्थना प्रार्थना पत्र पत्र है का हो, सर। चाहे एप्लीकेशन का हो, चाहे आवेदन पत्र का हो, सब एक ही है, ठीक है ना। यस हाँ, कैविएट जो होता है वो सिंपल एक एप्लीकेशन है, सर ये सिंपल एक एप्लीकेशन है। अपीली न्यायालय और पुनरीक्षण न्यायालय दोनों में एक साथ फाइल जहाँ करते हैं जहाँ वो जा सकता है वहाँ वहाँ रोको उसको। यस सर जैसे मान लो कहीं से पानी का लीकेज हो रहा है ड्रेनेज सिस्टम से, तो पानी कहाँ कहाँ गिर सकता है? जहाँ जहाँ गिरे वहाँ पे आप क्या करो? पानी को एमसी रोको, MC लगाओ। आपको लगता है छत पर से गिरेगा, छत पे लगाओ। आपको लगता है कि वॉश बेसिंग में गिर रहा है, वहाँ लगाओ। तो जहाँ जहाँ वो जा सकता है जजमेंट डेटर, और कहाँ कहाँ जाएगा? ऐसा अपील थोड़ी में ना है आवेदन कि वो मोदी जी के घर चला जाएगा योग, अरे अपील नो में सर जाएगा, रिवीजन में जाएगा, वहाँ लगा दो एप्लीकेशन। इससे फायदा ये होगा कि जब वो अपील या रिवीजन फाइल करेगा तो कोर्ट आपको सुनकर, हाँ, ठीक है। देखो जितने भी ऑर्डर बोले गए, प्रोसेस बनाए गए, आप लोग इसका फ्लो चार्ट बनाओ कॉपी में, एक उसमें बनाओ कि अगर प्लेंटिव प्लेन फाइल, तो जब प्लेन फाइल करेगा तो एक डायग्राम बनाओ, उसमें लिखो सेक्शन 26 ऑर्डर 1, 2, 4, 7, ठीक। प्लेन फाइल हो गया कोर्ट में, तो तीन ऑप्शन सामने निकल के आए। पहला, कोर्ट ने आपके प्लेन को रिटर्न, ऑर्डर 7 रूल। कोर्ट ने आपके प्लेन को डिसमिस कर दिया, ऑर्डर 7 रूल। कोर्ट ने आपके प्लेन को एडमिट, ठीक। ये बन गया एक फ्लो चार्ट। सेकंड फ्लो चार्ट बनाइए। कोर्ट ने अगर प्लेन को एडमिट किया तो कोर्ट हमसे कहता है कि 7 डेज के अंदर मैक्सिमम आप अपना कास्ट खर्चा जमा। दो चीज़ें हैं, अगर हमने कास्ट को जमा कर दिया या नहीं जमा किया। अगर हमने 7 दिन के अंदर कास्ट नहीं जमा किया तब क्या होगा? कोर्ट जो है एडमिटेड सूट को डिसमिस, एडमिटेड सूट को डिसमिस। दूसरा, अगर हमने कास्ट को जमा कर दिया तो कोर्ट क्या करेगा? इशू नोटिस टू द डिफेंडेंट, प्रतिवादी को भेजेगा सम्मन वाद पत्र के। जो डिफेंडेंट है उसके पास दो ऑप्शन, पहला, जिस दिन उसको मिले नॉर्मल कंडीशन में 30 डेज में वो अपना जवाब लगा, ऑर्डर 8 रूल। अगर उसके सामने कोई विषम स्थिति है, कैजुअलिटीज़ है, कोई प्रॉब्लम है, तो वो क्या करेगा? 90। तो 90 को कैसे बोलोगे? 30 + 6। जब वो अपना जवाब लगाएगा तो उसको दो चीज़ें कहा गया, एक एक तो प्लेट की जितने भी बातें जितने भी पैराग्राफ है सबका जवाब, पैरा 1, 2, 3, 4, 5, 6। दूसरा ये कहा गया कि अगर आपको एडिशनल रूप में कुछ कहना है, आपका ये कहना है कि जो प्लेंटिफ डिमांड कर रहा है वो मैं मांग रहा हूँ, मुझे चाहिए, तो ऑर्डर 8 6A में, ऑर्डर 8 रूल 6A में आप काउंटर क्लेम की और अपना सूट फाइल
कोर्ट क्या करेगा? इशू करेगा 14 दिन। फिर कोर्ट क्या करेगा? लिस्ट मांगेगा, साक्ष्यों की सूची प्रस्तुत करो 15 दिन के। फिर सिविल ट्रायल स्टार्ट करेगा, एग्जामिनेशन कराएगा दोनों के दोनों लोगों का, आर्गूमेंट कराएगा, ऑर्डर रिजर्व करेगा और फिर जजमेंट। जजमेंट या तो प्लेंटिव डिक्री होल्डर या तो डिफेंडेंट डिक्री होल्डर या दोनों के दोनों को डिसमिस। जो भी जजमेंट डेटर बनेगा उसको डायरेक्शन रहेगा 30 डेज के अंदर जो डिक्री का अमाउंट है या डिक्री का जो कैश और काइंड्स है वो आप डिक्री होल्डर को। डिक्री होल्डर को सचेत किया गया कि जिस दिन आप डिक्री होल्डर बन जाओ सबसे पहले क्या करो? कैविएट फाइल 148A में। डिफेंडेंट को कहा गया कि आप अगर डिक्री से संतुष्ट नहीं हो तो आप क्या करो? अपील और रिवीजन। ठीक, तो क्लियर है ना? इसको अच्छी तरह से समझ। सीपीसी से खूब क्वेश्चंस आपसे इंटरव्यू में भी पूछे जाएंगे, प्री में तो आता ही है, मेंस में। इंटरव्यू में अगर आप इस फ्लो चार्ट के तहत पढ़ोगे तो प्रीलिम्स भी निकलेगी, इंटरव्यू भी, मेंस में लिखने में बहुत आता। अब आप लोग एकदम पिक्चर की तरह हमने बता दिया, तो कोई मूवी देखते हैं तरह समझा दी। तो आपको पेन चलाना हो, अगर आपको लिखना हो कि सिविल विचारण की प्रक्रिया कैसे होती है, लेकिन आपको ऑर्डर सेक्शन रूल छोड़ना नहीं है, वो बहुत ज़रूरी है। उससे आपको नंबर क्या होंगे? अधिक से अधिक नंबर मिले। जैसे आपसे पूछा गया जो कोर्ट इश्यूज बनाता है वो किस ऑर्डर में? कोर्ट जो वाद बिंदु की विरचना करता है, इश्यूज बनाता है किस ऑर्डर में? ऑर्डर 14 रूल 1। आस्था? सॉरी सर, अभी याद नहीं है। याद करो ना। आज जो है चाय वगैरह पी लिया है? नहीं सर, अभी कुछ भी नहीं खाई थी। ऐसा कैसे? चाय वो पी के क्लास किया, क्लास खत्म, ब्रेकफास्ट लेके भागने की जरूरत। अगर जिसके पास कोई काम है, कोर्ट टूर जाना है, वो तो अपना जाए, जिसके जाना है बैठ के ये फ्लो चार्ट बनाओ। जब कोई चीज़ हम तुरंत समझे रहते हैं, कोई पढ़े रहते हैं, तो हम लोग को क्या होता है? जल्दी से जल्दी सब। ठीक है, सभी लोग पार्ट फर्स्ट का आज बना। कल हम बताएंगे पार्ट सेकेंड। पार्ट सेकेंड में अपील, रिवीजन, रिव्यू, रेफरेंस, ठीक है ना। और इसके बाद जो डॉक्ट्रिन ऑफ रेस सब जुडिस है, डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जुडिकाटा है, ये सब एक एक चीज करके वो सेकंड पार्ट में दोनों पार्ट का फ्लो चार्ट बनाकर रख लेना। देखो फटाफट पीटी निकलेगी, मेंस इंटरव्यू। ठीक है, और कोई प्रॉब्लम किसी? सर बोलिए। सर 91 में डिफेंडेंट कौन बनेगा सर? जी सेक्शन 91 कौन सा कल 90? सर ये लोक न्यूसेंस और लोक अच्छा, प्रभाव डालने पब्लिक न्यूसेंस जो फैला रहा है सर। जी सर। जैसे मान लीजिए आप जहाँ रहते हैं शहरों में एक देखे होंगे गंदगी है कि लोग बड़े सिलेंडर से छोटे सिलेंडर को भरते हैं। एक चीज। दूसरा क्या होता है कि मान लीजिए आपका पड़ोसी है, वो लाउड स्पीकर बजाता, भले धार्मिक गीत बजाता, ठीक कर रहा है? सर हैं? नहीं सर, गलत कर रहा है। नो सर। आपने उसको बोला तो सब लोग बोले, रे भाई भक्ति के गीत तो बजाता है। भक्ति के गीत आपको 24 घंटे अच्छे लगेंगे? लगेंगे? नहीं लगेंगे। नहीं सर। तो चाहे देखो मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा है, वहीं पर दिन भर लाउड स्पीकर बज रहा है, चर्च है, वहाँ पे चर्च के बज रहे हैं, हम लोग को बर्दाश्त नहीं, क्योंकि हम लोग के डेली रूटीन। आप पढ़ रहे हैं और कहीं लाउड स्पीकर बज रहा है। आप पब्लिक न्यूसेंस का सूट लाओगे, आपका मतलब 2 या 2 से अधिक लोग लाएंगे रिप्रेजेंटेटिव सूट। पार्टी किसको बनाएंगे? डिफेंडेंट तो लाउड स्पीकर बजा। ओके सर। चाहे मंदिर हो चाहे मस्जिद हो, मंदिर मस्जिद के अगेंस्ट हम सूट ला सकते हैं? ला सकते हैं सर। पुजारी को बनाएंगे, उससे पुजारी को बनाएंगे सर। जो भी प्रबंधक उसका, जो उसका प्रबंधक, मस्जिद का प्रबंधक कौन होता है? मौलवी। फिर का पुजारी। मुतवल्ली। तो मुतवल्ली होगा तो हम लोग पक्षकार। गुरुद्वारा है, चर्च है, जो भी होगा उसको हम लोग। इनका आपको कुछ पूछना है? बोलिए।
नहीं पूछना है सर। और किसी कोई प्रॉब्लम?